chapter 15, our environment. पूरा थियोरेटिकल चैप्टर ही है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में हो जाएगा। 27 को एग्ज़ाम है ना आपकी? यस सर। 27 को कौन सा है सब्जेक्ट? साइंस। पहले साइंस है। यस सर। ओके चलो स्टार्ट कर देते हैं। We have heard the word environment often being used on television, newspapers and by people around us. हम अपने आसपास ये वर्ड सुनते रहते हैं, स्पेशली न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न में, न्यूज़ में ये वर्ड बार बार आता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं एनवायरनमेंट पे, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। हमारे बड़े भी हमसे कहते हैं कि पहले का जो एनवायरनमेंट होता था अब वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, राइट? सो दूसरे कुछ आपने कहीं पे ऑफिस वगैरह में या कहीं पे जो लोग काम करते हैं तो वो कहते हैं वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। स्पेशली जब इंटरव्यू होता है किसी ऑफिस में तो ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, वाई शुड वी हायर यू, या आप हमसे हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो? तो एक अच्छा आंसर तो रटा रटाया होना चाहिए ना हमारे पास। वो सारे जने आंसर क्या देते हैं? दैट आई वांट टू वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अच्छे एनवायरनमेंट में। तो क्या उस ऑफिस में क्या पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं? नहीं। हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब वहाँ पे क्या है कि लोग अच्छे होंगे और उनका काम अच्छे से होगा, उनका प्रमोशन जल्दी होता जाएगा, सैलरी अच्छी मिलेगी। ओके, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब वो होता है। लेकिन जो हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े बूढ़े जो बात करते हैं कि एनवायरनमेंट अब पहले जैसा नहीं है, तो वो कौन से एनवायरनमेंट की बात करते हैं? सराउंडिंग्स का, हमारे आसपास की जो पॉल्यूशन फैलता जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी आजकल बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है, आजकल मतलब कोरोना से पहले बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर कि कैसे हम पॉल्यूशन कम करें, और उन्हीं चीज़ों पे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे और एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। सो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इकोसिस्टम। ऑल द ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, microorganisms and human beings as well as their physical surroundings। ठीक है, सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो अपने आसपास की फिजिकल सराउंडिंग्स से इंटरेक्ट होते रहते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर हमारे सराउंडिंग में है, हम उसका रोज़ यूज़ करते हैं। सो लिविंग थिंग्स बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ों के इंटरेक्शन में आते हैं, लैंड के इंटरेक्शन में, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। सो ये जो सराउंडिंग्स और लिविंग थिंग्स है दोनों में एक बैलेंस रहता है नेचर में। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें मिला के आपके आसपास का एक इकोसिस्टम बनता है। Does an ecosystem consist of biotic components? Biotic मतलब living organisms and abiotic components। अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। फर्स्ट पैरा आया सबको समझ में? यस सर, आ गया समझ में। बायोटिक यस सर। बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। 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 और लिविंग। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन नॉन लिविंग। लिविंग। दोनों मिला देते हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। इको एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम।
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विज़िट अ गार्डन, अगर आप गार्डन जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी लिविंग चीज़ें आप देखोगे, जैसे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। सो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन लिविंग थिंग के साथ साथ अबायोटिक थिंग्स भी आप देखोगे, जैसे कि लैंड, सॉइल एक्सेट्रा। सो गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे बायोटिक थिंग्स भी हैं और अबायोटिक थिंग्स भी हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो अब ये जो चीज़ें मैंने बोली, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, गार्डन, इनमें से गार्डन जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? उसमें अंदर दोनों चीजें होती है, लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है। सब में होती है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स और गार्डन, चारों ही मैंने बोला इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग तो होंगी ना, इकोसिस्टम तो बनता ही लिविंग प्लस नॉन लिविंग से। लेकिन गार्डन अलग है। सर हाँ, वो मैन मेड है कस। यस, गार्डन इज मैन मेड, गार्डन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, while forest, ponds and lakes are natural ecosystems. Okay, so gardens हैं या क्रॉप फील्ड्स हैं, खेत हैं, तो वो आर्टिफिशियल हैं। लेकिन फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या तो फिर ओशियन है, सी है, ये सारी चीज़ें नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। Now we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producer, consumer and decomposer. प्रोड्यूसर जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है, हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जो सनलाइट लेकर एनर्जी बनाते हैं। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स, और जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोर्स। लेकिन और जो दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स। लेकिन हर्बीवोर हो, कार्निवर हो या ओमनिवर हो, ये सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं दूसरी चीज़ों पे। किसी चीज़ को खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, अपने आप एनर्जी नहीं बनेगी, तो वो कंज्यूमर। जो अपने आप एनर्जी बनाए वो प्रोड्यूसर, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है वो कंज्यूमर। और जो चीज़ें किसी लिविंग थिंग के मर जाने पर उसको डिकम्पोज करती है, उसके सब्सटेंसेस को अलग करती है, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एनिमल मर जाता है तो एक दो दिन में वो सड़ने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। होता है ना ऐसा? हैव यू सीन इट? यस सर। सब मक्खियाँ ऊपर चलती हैं। यस सर। तो आपने अगर देखा हो तो एक दो दिन में उनकी बॉडी में भी चेंज आ जाता है। अगर सपोज कोई इंसेक्ट या तो फिर कोई एनिमल आपने देखा हो कि एक दो दिन से डिकम्पोज हो रहा है, तो उसकी बॉडी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कहीं कहीं पे जो स्किन है वो निकलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज आ चुके हैं और वो बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं। अब ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कंपो लिखते हो ना इंग्लिश में, उसको कंपोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आप सारी चीज़ें मिला के अपना पूरा नॉलेज मिक्स करके उसको लिख रहे हो, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। और जब सारी चीज़ें जो एक साथ हैं उनको अलग करते हैं तो वो होता है डिकम्पोजिशन। जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी में फैट होगा, विटामिन्स होंगे, ओके, प्रोटीन होगा, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उन सबको अलग करते हैं। उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब अलग कर देते हैं और वो सारी चीज़ें फिर लैंड में मिक्स हो जाती है। सो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंस पे आके, यानी जो लिविंग सब्सटेंस डेड हो जाता है तो उसको आके डिकम्पोज करते हैं। तो ये साइकिल है एनवायरनमेंट की जो चलती रहती है। अब ये जो साइकिल है उसमें कुछ इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग यानी उन्हें
इंसानों के मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉरेस्ट है, हज़ारों लाखों सालों से वो इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसे किसी इंसान के मदद की ज़रूरत नहीं है कि इकोसिस्टम चलाना है उसे, वो अपने आप वो साइकिल चलती रहती है। ओके, तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का दिया हुआ है ये पैराग्राफ, वो हमने समझ लिया है। चलो अब एक क्वेश्चन है, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। आपने एक एक्वेरियम रखा है और आप उस एक्वेरियम को क्लीन नहीं कर रहे हो। सम फिशेस एंड प्लांट्स हैव डाइड। उस एक्वेरियम में कुछ फिशेस और कुछ प्लांट्स जो आपने रखे थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी उनके शरीर पर आ जाते हैं, वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं और उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने लगते हैं। They break down the complex organic substance into simple inorganic substance. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर यही चीज़ें सॉइल में मिक्स हो जाती है। सॉइल में मिक्स होने के बाद जो प्लांट्स होते हैं वापस इन कार्बन नाइट्रोजन को लेते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स को कोई हर्बीवर खाता है, कोई कार्निवर खाता है, और ये साइकिल जो है वो ऐसे चलती रहती है। तो इसी साइकिल से एक फूड चेन बनती है। फूड चेन देख रहे हो यहाँ पे, पहले ए वाली फूड चेन देखो तो कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रीज से। ट्रीज। ट्रीज को डियर खाएगा और डियर को कौन खा लेता है, टाइगर। बी वाली फूड चेन देखो तो टाइगर, कुछ क्रॉप्स हैं, ग्रास। ग्रास, ग्रास से ग्रास ओपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से वल्चर। तीसरे में देखें तो कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट से स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन से फिश, एंड फिश से क्या है ये, क्रेन। क्रेन। ओके, सो ये फूड चेन्स हैं। जैसे जैसे हर्बीवोर से पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से हायर लेवल कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स। ओके, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स। ये हमारी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्लांट्स। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या करती है, सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपने अंदर फूड प्रोड्यूस करती है। बनाती है। दूसरे लेवल पे आते हैं कंज्यूमर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद पहले आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स के बाद आते हैं लार्जर कार्निवोर्स। ओके, चलो कौन बताएगा चेन सबसे पहले क्या होगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे Autotrophic. प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स। चलो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन से वाले, कंज्यूमर्स में कौन से, Consumers. हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कार्निवोरस। कौन से वाले कार्निवोर्स, Carnivores. स्मॉल Small कार्निवोर्स। carnivores. स्मॉल कार्निवोरस। Small. और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे लार्जर कार्निवोरस। लार्जर कार्निवोर्स। ओके, सो वी नो दैट फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो एज अ फ्यूल काम करता है हमारे लिए। अभी इस टाइम पे मैं स्क्रीन की बहुत अच्छी प्लेस पे दिख रहा हूँ। देखो कि जो भी जानवरों से घिरे हुए हो। हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट।
देखो, जब भी जो हम खाना खाते हैं तो वो बिल्कुल एज अ फ्यूल हमारे लिए काम करता है और अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component to other. तो क्या होता है कि एनर्जी जो प्लांट में है वही आपको ट्रांसफ़र होगी. जैसे ही आप कोई सब्ज़ी बनाओगे तो जो एनर्जी उस सब्ज़ी में थी वही एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होगी. ओके. तो ऐसे लेवल बाय लेवल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है. उसी एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं. लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई वो एनर्जी वापस पिछली लेवल पे नहीं जा सकती. फर्स्ट ट्रॉफिक से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से वो डिकम्पोज होके ही सॉइल में जा सकता है. ओके. वो एनर्जी जो है वो बैक लेवल पे वापस नहीं आ सकती है. इसलिए एनर्जी को हम कहते हैं दैट एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल. यूनी मतलब सिंगल डायरेक्शन में ही जाती है. डायरेक्शन क्या होती है एनर्जी की? कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, राइट. फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. उसके बाद डिकम्पोजर्स की वजह से वो एनर्जी वापस मिक्स हो जाती है सॉइल में. सो बैक ये नहीं आ सकती, इसलिए एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल. और ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हायर लेवल पे जाती है वो एनर्जी कम होती जाती है. इसकी वजह से आप देखोगे कि जो हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कम होते जाते हैं. फॉर एग्जांपल समझो प्लांट्स. तो प्लांट्स तो पूरे अर्थ पे कितने सारे हैं. उसके बाद अगर हम सोचे ग्रास ऊपर, तो ट्रीज़ के कंपेयर में ग्रास ऊपर्स बहुत कम होंगे. और ग्रास ऊपर्स के कंपेयर में फ्रॉग्स बहुत कम होंगे. और फ्रॉग के कंपेयर में स्नेक्स बहुत कम होंगे. और स्नेक्स के कंपेयर में वल्चर बहुत कम होंगे. ओके. तो एक ट्रायंगल टाइप बनता है. आप देख रहे हो नीचे सबसे प्रोड्यूसर है और वो सबसे बड़ा है ना. चौड़ाई में सबसे बड़ा है. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, थोड़ी उसकी विड्थ, चौड़ाई कम हो गई. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स, ऐसे कम होते जाते हैं. ओके. अब देखो इसका जो एनर्जी का ट्रायंगल है, ट्रॉफिक लेवल्स का ट्रायंगल, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है पूरा डेटा. और उसके हिसाब से जितनी भी सोलर एनर्जी हमें मिलती है उस सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% यूज़ प्लांट्स करते हैं ग्रो करने के लिए. ओनली 1%. सोलर एनर्जी का 1%. चलो, अब प्लांट्स में एनर्जी आ गई. फिर ये प्लांट्स को जब कोई हर्बीवोर खाता है तो जितनी भी एनर्जी प्लांट में थी उस एनर्जी का सिर्फ 10% ही वो एनर्जी हर्बीवोर में जाती है. देखो, एनर्जी को मेज़र करते हैं हम जूल्स में या फिर कैलोरीज में. कैलोरीज तो सबने सुना ही होगा. तो अगर किसी प्लांट में 100 कैलोरीज हैं तो खाने के बाद हर्बीवोर में सिर्फ 10 कैलोरीज ही एनर्जी आएगी. ठीक है. प्लांट में अगर 100 कैलोरीज है तो हर्बीवोर्स में सिर्फ 10 कैलोरीज ही आएगी. सो इस तरीके से 10% कम होता जाता है. फिर हर्बीवोर को अगर कोई कंज्यूमर या कोई स्मॉल कार्निवोर खाएगा तो जितनी एनर्जी हर्बीवोर्स में थी सिर्फ उसका 10% ही कार्निवोर्स में जाएगा. और फिर कार्निवोर से हायर ऑर्डर कार्निवर्स में जाएगा. सो इसलिए आप देखोगे कि प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं वो बहुत कम होते हैं. जैसा कि आप अभी देखो, टाइगर, लायन या वेल्स या शार्क्स, जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, जो हायर ऑर्डर कार्निवर्स हैं, वो हमेशा दुनिया में बहुत कम ही होते हैं. और सबसे ज़्यादा सर हम किस में हैं? हम प्राइमरी
या सेकेंडरी में स्मॉल कार्निवर्स में आएंगे। अगर हम कार्निवर्स हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन हैं, तो क्योंकि जो हायर ऑर्डर कार्निवर्स है ना, वो किसी भी एनिमल पे अटैक कर सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं, लेकिन हम सारे एनिमल्स पे अटैक नहीं करते, नहीं तो हम चाइना वाले हो जाएंगे। तो हम सिर्फ 3-4 जो चीज़ें होती है वही, अगर नॉन वेजिटेरियन हैं भी तो जो चीज़ें सेफ़ हैं वही हम खाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वी बिलोंग टू स्मॉल ऑर्डर कार्निवर्स, या तो फिर हर्बीवर्स। अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, तो हर्बीवर्स लेवल में आएंगे। ओके, तो एनर्जी जैसे जैसे आप जाओगे आगे तो वो कम होता जाएगा। अब सपोज़ अगर प्लांट्स आप कम कर देते हो तो सीधा सीधा उसका असर हर्बीवर्स पे आएगा, फिर कार्निवर्स पे आएगा, और फिर हायर ऑर्डर कार्निवर्स पे आएगा। ओके सर यस। सिर्फ 10% जाता है तो बाकी का 90% कहाँ होता है? वो डाइजेशन में हमारी बॉडी को मेंटेन करने में यूज़ हो जाता है। ग्रोथ भी तो होती है ना, आपकी ग्रोथ होती है ना, Yes. 18 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है और उसके बाद वज़न बढ़ता है। ठीक है, तो जितना आप वो कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में यूज़ हो जाती है। मतलब आप सेव कितनी कर पाती हो, सेव कितने कर पाते हैं हम? सिर्फ 10% ही सेव कर पाते हैं जितना हम खाते हैं उसका एनर्जी। अब फूड चेन की बात यह है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ग्रास ओपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, लेकिन क्या फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाता है? फ्रॉग को कोई और एनिमल नहीं खा नहीं, सकता? दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं। तो फ्रॉग को बहुत सारे एनिमल्स और भी खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फूड चेन जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। जब फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, जाले जैसा बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अभी मैंने कहा कि फ्रॉग को स्नेक खाता है, तो फ्रॉग को एक बर्ड भी दिखाया हुआ है कि फ्रॉग को एक बर्ड दूसरा भी खा रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो? Yes, sir. ओके, फिर वो बर्ड को टाइगर खा सकता है। तो सारी देखो, इतनी सारी 4 चेन्स बनाई है, बीच बीच में नेटवर्क बना हुआ है ना, एरोज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली टाइगर तक पहुंच सकती है। सो इस तरीके से आप देखो तो ये पूरा एक नेटवर्क बन गया है, और इसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ओके, अनदर। सर, हाँ, ये बीच में ब्लू लाइंस कौन सी है? ये लेवल है, अलग अलग लेवल्स है। इस लेवल के बाद 10% कम हो जाएगा, ऐसा। ओके, चलो, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन is unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. एक और चीज़ जो हमें समझनी है कि फूड चेन की वजह से हमारे बॉडी में न चाहते हुए भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने समझा हुआ है कि पानी का पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर पानी पॉल्यूटेड होगा तो पॉल्यूटेड वाटर आपने खेतों में डाला, वही पानी रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर चला जाएगा। तो अब जो हार्मफुल केमिकल्स हैं
वो प्लांट्स के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर आपने प्लांट्स लिए, सब्जी लिया, फ्रूट लिया, उसको बाहर से तो आप धो लेते हो, लेकिन अगर केमिकल अंदर पहुंच चुका है, उसकी फॉर्मेशन में आ चुका है, तो हम उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जब उसे खाते हो या कोई और एनिमल समझो खाता है, सपोज उसे स्कॉर्पियन ने खाया या ग्रास ओपर ने खाया प्लांट को, तो वो केमिकल अब ग्रास ओपर के अंदर चला गया। अब ग्रास ओपर जो है वो सिर्फ एक लीफ तो नहीं खाएगा। सपोज 10 दिन में उसने 10 लीफ खाई है, तो वो 10 पार्टिकल्स जो है वो ग्रास ओपर के अंदर आ चुके हैं। सपोज एक लीफ में एक पार्टिकल, एक तिनका जो है हार्मफुल केमिकल उसकी बॉडी में जा रहा है। ऐसे उसने 10 लीफ खाई, तो उसके 10 पार्टिकल्स सर उसकी बॉडी में जाएंगे। हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, ये वाला वापस समझाना, ऊपर से मैं भूल नेट डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ सर ये वाली वापस समझाओ लाइन ऊपर से। सर ये मेरा पेज डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट है फूड चेन का, वो ये है कि फूड चेन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स भी हायर लेवल तक जाते रहते हैं। जैसे कि अगर वाटर पॉल्यूटेड है, तो पॉल्यूटेड वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर चला जाता है। ओके, तो बाहर से तो आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को बाहर से साफ कर सकते हो, लेकिन रूट्स के थ्रू पानी, पॉल्यूटेड पानी अंदर जा चुका है, तो हार्मफुल केमिकल उन सब्जियों के, उन फ्रूट्स के अंदर होगा और उसको निकालने का कोई भी चांस नहीं है। ये हार्मफुल केमिकल्स आते कहाँ से हैं? तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, उसी की वजह से वो प्लांट्स में चले जाते हैं, हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में चले जाते हैं। अब सपोज़ करो कि एक ग्रास ओपर है जिसने अपनी लाइफ में 10 लीफ खाई है। 10 दिन उसने, वो 10 दिन ज़िंदा रहा, रोज़ एक लीफ खा रहा था, तो 10 लीफ खाई उसने। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, वो 10 पार्टिकल्स उसकी बॉडी में, एक ग्रास ओपर की बॉडी में चले गए। फिर उस ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खा लिया, तो एक फ्रॉग खाने से 10 पार्टिकल्स सीधा सीधा फ्रॉग की बॉडी में आ गए। अब वो ज़िंदगी में एक ही ग्रास ओपर तो नहीं खाएगा, रोज़ एक खाएगा। सपोज उसने 10 खाए, तो 100 पार्टिकल्स हो गए। फिर स्नेक ने 10 फ्रॉग खाए हैं, तो 1000 पार्टिकल्स हो गए। स्नेक को वल्चर ने 10 स्नेक खाए, वल्चर ने, तो 10,000 पार्टिकल्स हो गए वल्चर के अंदर। और बात यह है कि ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। वो जिस भी एनिमल की बॉडी में जाएगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। फ्रॉग में 10 थे, स्नेक में 100 हुए, वल्चर में 1000 हुए, फिर 10,000 होंगे। ओके, तो ये जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, एंड दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायोमैग्निफिकेशन। ओके, तो ये देखो, दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है? तो यस, बिल्कुल असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स समझने वाले हैं कि हमारी वजह से इन 2 चीज़ों पे इफ़ेक्ट कैसे आता है। पहला है ओजोन लेयर और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल।
ओके, हमारी जो अर्थ है, अर्थ से 50 किलोमीटर्स ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और अर्थ से 50 किलोमीटर्स ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। उसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर आती है। ओजोन यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका O3। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? O3। O3। ओके, तो ये 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। एक लेयर होती है, ये लेयर हमें, वैसे तो ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है। ओजोन जब हम इनहेल करते हैं तो हेडेक हो सकता है अगर आप ज़्यादा इनहेल करते हो तो, और बहुत ज़्यादा इनहेल हो जाए तो पॉइजनस भी हो सकता है। लेकिन ओजोन हमसे बहुत ऊपर है, 50 किलोमीटर्स ऊपर है ये लेयर। अब ये लेयर क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है या उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। सनलाइट से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ओजोन उसे बाहर ही भेज देती है, अर्थ तक आने नहीं देती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ठीक रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। सो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हेलो, चलो आगे सब ऑनलाइन। यस सर। ओके, देखो अब ओजोन, जैसे मैं बता रहा था कि इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, बट हमसे काफ़ी ऊपर है, और जो ओजोन की लेयर है वो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। कैसे? तो ये हमें प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेस। तो देखो, सपोज करो कि ये अर्थ है, और ये हमारी ओजोन की एक लेयर है।
कि सपोज अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है। अब सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ओजोन लेयर क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी स्पेस में वापस भेज देती है, अर्थ तक आने नहीं देती है। ओके, अगर ये अर्थ पे आ जाती है तो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी अगर, तो स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स पे बहुत असर पड़ता है। सो बहुत सारे हार्मफुल चीज़ों से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अब ये ओजोन लेयर बनती कैसे है? तो देखो, जब हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब इतने हाइट पे पहुंचते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, जब इतने ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन को यूवी रेडिएशंस टच करती है। यूवी रेडिएशंस की वजह से ये ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब सपोज इनमें से एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाएगा? O3, ओजोन। समझ में आया ओजोन कैसे बनता है ऊपर? यस सर, आप क्या समझ? ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब हायर लेवल पे जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से वो एटम्स अलग हो जाते हैं, फिर ये एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन बना लेता है। तो यही आपको नीचे रिएक्शन दी हुई है ओजोन फॉर्मेशन की। नाउ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980s में जब हमने एसीज बनाना शुरू की थी, एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर बहुत कम होने लगी थी, उसकी थिकनेस भी बहुत कम होने लगी थी। तो उसका रीज़न बताया गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जनरली यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में। तो 1987 में UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया कि अब कोई भी चीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली नहीं बनेगी, और उन्होंने सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिसाइड किया कि हम CFC वाली रेफ्रिजरेटर नहीं बनाएंगे। तो अभी की जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें HFC आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहले वाली में कौन सा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत पुरानी थी वो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, सो ओजोन लेयर के बहुत होल्स भी कहीं कहीं पे देखे गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ओजोन लेयर में जब होल्स हो जाते हैं तो हमें जाके ऊपर जाके ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सुई धागा लेके जाके उस होल को स्टिचिंग नहीं करनी है हमें सिर्फ पॉल्यूशन कम करना है। पॉल्यूशन कम करोगे तो जो ऊपर का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अपने आप ओजोन में कन्वर्ट होगा। सर हाँ, सर अभी तो ओजोन लेयर तो ठीक हो गई है ना? हाँ, हीलिंग उसकी अच्छी हो गई है, ऐसा एक रिपोर्ट में आया था।
सुजल, कितना बाकी है अभी? तक 2 पेज और 10 मिनट। चलो ये 2 पेज ही बाकी है, तो ये हम कल एक लेक्चर लेके कंप्लीट कर लेंगे। कल है ना साइंस का लेक्चर? यस सर है। यस सर। हाँ, तो ये गार्बेज वाला भी कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लेंगे। 9 क्वेश्चन आंसर्स ही हैं तो वो भी कवर कर लेंगे। ओके, बाय सर। चलो आज यहीं तक रखते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।